हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आरओ का परीक्षा, आरओ एआरओ का परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत स्पीड से करिए। और हम लोग आने वाले आगामी परीक्षा पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और एआरओ आरओ है ना, इनके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए पर डे करंट अफेयर्स अपडेट पढ़ते हैं। तो उसी के श्रेणी में आज भी हम लोग पढ़ेंगे। और क्या कुछ क्वेश्चन है, कौन अभी रॉ के नए चीफ बनाए गए हैं या रॉ के नए वो बनाए गए हैं, और कुछ खास क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग डे बाय डे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी अपना समय का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप लोगों का जो सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया है, वो सुनिश्चित हो सके। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विग रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी किसे नया प्रमुख नियुक्त किया गया है रॉ का? तो ऑप्शन ए है समीर वर्मा, ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी है पराग जैन और ऑप्शन डी है रवि सिन्हा। तो ये कौन रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, पराग जैन को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है पराग जैन, क्या इनके बारे में कुछ खास है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विग रा का नया प्रमुख पराग जैन को नियुक्त किया गया है। वह किसका स्थान लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। और पराग जैन भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 1989 बैच के अधिकारी हैं। और ये पंजाब कैडर से थे, आईपीएस बने थे पंजाब कैडर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में आदि कर्म योगी कार्यक्रम, आदि कर्म योगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय कार्य मंत्रालय और ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जनजाति मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्यों शुरुआत की है, इसका उद्देश्य मेन क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी नामक नई पहल की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आदि अन्वेषण के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित वाणिज्य भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आयोजक मंत्रालय कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय है। तो ये है मिनिस्टर, और इन्होंने ही जनजातीय कार्य आदि कार्यक्रम की शुरुआत की है, कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किया है इन्होंने। सम्मेलन का नाम क्या है? या आदि अन्वेषण, आदि अन्वेषण इस सम्मेलन का नाम था। राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान कहाँ था? तो स्थान में ध्यान रखेगा वाणिज्य भवन नई दिल्ली में। ठीक है, आदि कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं की खराब क्रियान्वयन प्रणाली को दुरुस्त करना है। सरकार का मानना है कि समस्या योजनाओं की कमी में नहीं है, बल्कि क्या है, प्रशासकीय प्रेरणा की कमी है। यानी प्रशासकीय प्रेरणा की कमी है, यहाँ पे प्रशासन एक्टिव होने की जरूरत है, इसीलिए आदि कर्मयोगी, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत 20 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है?
तो ये शुरू किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीएपी इंडिया रीजन के जोन सेकंड का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है धर्मशाला और ऑप्शन डी है देहरादून। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, ठीक है, इन्होंने 30 जून 2025 को धर्मशाला के तपोवन विधान सभा परिसर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस जोन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। ठीक है, तो इसमें 5 राज्य शामिल है, यानी 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं साझा करना और बेहतर शासन के लिए नए विचारों का आदान प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो अभी कौन रिसेंटली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? इसका ऑप्शन है केशव रामचंद्रन, ऑप्शन बी है सुनील कदम, ऑप्शन सी है आस्था पुनिया, ऑप्शन डी है पीएल पुनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, तो ये है आस्था पुनिया, इन्होंने इतिहास रचा है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को आधिकारिक रूप से नौसेना फाइटर स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया। वे इस स्ट्रीम में जगह पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, जो नौसेना की फाइटर पायलट बनने वाली या फाइटर पायलट बनने की पात्रता का प्रतीक माना जाता है। क्या? विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान। तो ये रही आस्था पुनिया, आस्था पुनिया, और इन्होंने ही पहली महिला फाइटर बनके इतिहास रचा है। यह सम्मान उन्हें रियर एडमिरल जनक वेवली और सहायक नौसेना स्टाफ की तरफ से, ठीक है, आईएनएस डेगा विशाखापत्तनम में दिया गया है। आईएनएस डेगा विशाखापत्तनम में दिया गया है। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1912 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मरीन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। बाद में 8 सितंबर 1934 को रॉयल इंडिया नेवी के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और फिर स्वतंत्रता के बाद यानी 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कब पुनर्गठन किया गया था? 1934 में। फाइनली इसका नाम 1950 में पड़ा था। ठीक है, भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है सम नो वरुणम, अर्थात जल के देवता वरुण को हमारे लिए शुभ है ना। तो जल के देवता जो वरुण हैं वो हमारे लिए क्या है? शुभ हैं। ये भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है राजेश सिन्हा, ऑप्शन बी है सुनील कदम, ऑप्शन सी है पंकज चौधरी और ऑप्शन डी है सुभाष झा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सुनील कदम। सुनील कदम को सेबी का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ठीक है, सेबी सुनील कदम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका संभाली है इन्होंने।
सेबी भारत में शेयर बाजार और वित्तीय लेन देन को देखने वाला मुख्य संगठन है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में हुई थी और सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक अधिकार दिए गए थे सेबी को। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है तो ये मुंबई के बांद्रा में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में, कहाँ कहाँ पे, नई दिल्ली में उत्तरी हो गया और कोलकाता में पूर्वी हो गया और चेन्नई में दक्षिणी हो गया और अहमदाबाद में पश्चिमी इसकी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था। किया गया है कहाँ कहाँ पे, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और अहमदाबाद में। और अभी सेबी की सुश्री माधवी पुरी बुच सेबी की वर्तमान क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर पीएम मोदी ने घाना के नेताओं को भारतीय हस्तशिल्प उपहार में दिए हैं। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति को कौन सा शिल्प उपहार में दिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो घाना के राष्ट्रपति हैं उनको कौन सा उपहार दिया है प्रधानमंत्री जी ने? तो ऑप्शन ए है चांदी की फिलीग्री पर्स, कश्मीरी शॉल, बिजली का फूलदान, लकड़ी की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिदरी के फूलदान। बिदरी के फूलदान ये बिहार से है। ये शिल्प दिया गया है घाना के राष्ट्रपति को। किसको किसको क्या क्या दिया गया है? पीएम मोदी ने घाना की 2 दिवसीय यात्रा को हस्तशिल्प उपहार देकर समाप्त किया है। ठीक है, राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा को बिदरी के फूल दान मिले हैं, जो कहाँ है, कर्नाटक से है, बिहार से नहीं है। जबकि जस्ता तांबे के मिश्र धातु से बना है, ये चांदी की जड़ाई और काले रंग के साथ है। ठीक है, जो क्या है, एक सौंदर्य समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। प्रथम महिला जो लाडलिना महामा को इनको दिया गया है चांदी की फिलीग्री दिया गया है ना, फिलीग्री पर्स उपहार में दिया गया है जो कि इनकी मिला है। और ये कहाँ से है? चांदी का फिलिपी जो पर्स है, फिलीग्री जो पर्स है, ये कहाँ से मिला है? ये उड़ीसा से दिया गया है, उड़ीसा का है। वहीं पे जो घाना के उपराष्ट्रपति हैं जेन्नाना ओपोकू अंगेमंग, जेन्नाना ओपोकू अंगेमंग को क्या दिया गया है? कश्मीरी पश्मीना शॉल गिफ्ट किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष एल्बन किंग्सफोर्ड सुमाना बागविन को, है ना, लघु अंबारी हाथी गिफ्ट किया गया है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल से है। घाना की बात करें तो घाना एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकी कंट्रीज है। ठीक है, घाना, और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जान महामा है और यहाँ के प्रधानमंत्री बिनी आमा बारबरा है। और घाना का जो पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, घाना का ओल्ड नेम क्या है? गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश की अदालत ने वहां की प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है? और बहुत बड़ी बात है, कौन सा ऐसा देश है कि जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है? कौन सा देश है? ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो कहाँ के प्रधानमंत्री को क्या किया गया है? निलंबित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। क्यों इनको निलंबित किया गया है? थाईलैंड में संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पैतुंग तार्न छिनवात्रा को कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक होने के मामले में
इनको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसके बाद थाईलैंड के मंत्री सूर्या जुंगरू गरे सूर्या जुंगरू गरे किट है ना, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। सूर्या को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। और थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पेंटोंग, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिनको अभी निलंबित किया गया है, पेंटोगर्टन, ठीक है, हाँ, सिनावात्रा है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, वाजिरा लोंगकोर्न है। यहाँ की मुद्रा थाई बहत है और यहाँ की भाषा, आधिकारिक लैंग्वेज जो है वो थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है, तो भारत का पहला एआई, ठीक है, के द्वारा संचालित या एआई से संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है दिल्ली। ध्यान रखिएगा, अभी एआई से जो ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया है वो किया गया है दिल्ली में। कहां पे किया गया है, दिल्ली में। क्या खूब है इसका आंसर, दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। डिजिटल ट्रैफिक परिवर्तन और राजमार्ग सुरक्षा में, है ना, एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है इसे। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2023 के आधुनिकीकरण और दिशा निर्देश के तहत एक स्मार्ट राजमार्गों के लिए किए गए प्रयासों के अनुरूप है। एआई ट्रैफिक सिस्टम के 5 स्तंभ है, वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। एक तो है यातायात निगरानी कैमरा प्रणाली, दूसरा है वीडियो की घटना पहचान एवं प्रवर्तन प्रणाली यानी BIDES है, और वाहन प्रचलित गति प्रदर्शन प्रणाली, और अगला है परिवर्तनीय संदेश साइनोबोर्ड, और अगला है केंद्रीय नियंत्रण कक्ष। तो ये इसके 5 क्या है, एआई के स्तंभ माने जाते हैं। इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 2025 में आईसीसी का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है जय शाह, ऑप्शन बी है मनु सहानी, ऑप्शन सी है संजोग गुप्ता और ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ बनाया गया है। किसका स्थान लिया है इन्होंने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, सीईओ नियुक्त किया है, जो आईसीसी के इतिहास में 7वें सीईओ बन गए हैं ये संजोग गुप्ता जी। आईसीसी के सीईओ के रूप में गुप्ता की नियुक्ति वैश्विक क्रिकेट की शासी संस्था में टॉप पद पर किया गया है। ठीक है, टॉप पद पर किया, एक भारतीय कार्यकारी के दुर्लभ परिवर्तन को दिखाती है। आईसीसी के 7वें सीईओ होंगे, किसका स्थान लेंगे, तो जोफ एलार्डिस का स्थान लेंगे। ठीक है, गुप्ता जी किसका स्थान लेंगे, जोफ एलार्डिस का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1990 में की गई थी। ठीक है, और किस रूप में की गई थी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। बाद में 1965 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, और फिर 1989 में इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है।
अभी हाल ही में इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ब्रिक्स में कौन सा ऐसा देश है, सॉरी, इंडोनेशिया को ब्रिक्स के किस शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य देश शामिल किया? अब ये इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 11वां सदस्य बन गया है। तो अभी हाल ही में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन। तो किस शिखर सम्मेलन में किया गया है इंडोनेशिया को ब्राजील का सदस्य बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील। अभी रिसेंटली ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो जिसमें इंडोनेशिया को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वही बता दें कि जो 18वां शिखर सम्मेलन है 2026 में भारत में होगा, ठीक है। 18वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 में इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह ब्रिक्स का 11वां या 11 देशों का समूह बन गया है ब्रिक्स। यानी जो हमारा इंडोनेशिया है वो 11वां सदस्य देश बन चुका है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई थी, ठीक है, इसका जो विषय रखा गया है, अधिक समावेशी और सतत संशासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता भारत संभालेगा और ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक, ठीक है, यानी शब्द को 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, कौन थे ये? जिम ओनील ने, ठीक है, इसका शब्द घड़ा था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए यह प्रस्तावित किया गया था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, शंघाई में है, चीन में स्थित है। और ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है का एक समूह है। इसकी स्थापना 2006 में ब्रिक के रूप में की गई थी, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, ठीक है, जिसका नाम ब्रिक्स हो गया दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद। और ब्रिक्स देशों का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था रूस में हुआ था। तो ये रहे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आए और आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए।